हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। तो चैप्टर में काफ़ी कुछ आप लोग जैसे सवाल जवाब करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि आपको चैप्टर जो है वो समझ में आ रहा है और इससे रिलेटेड आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए मुझसे। आज की क्लास में हम जल में घुलनशील जो विटामिन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। कल के सेशन में हम लोगों ने ये जाना था कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। आई थिंक वो आपने अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लिया होगा जो मैंने आपको करवाया था। उसके बाद कुछ विटामिन ऐसे होते हैं बच्चों जो जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? जो जल में घुलनशील होते हैं। तो हमारे शरीर में ये संग्रहित नहीं हो पाते हैं, स्टोर नहीं हो पाते हैं और दे आर रिलीज्ड बाय द मीन्स ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्वेट। तो जब ये हमारे शरीर में हम स्टोर नहीं कर पाते हैं इनको, तो ये क्या होते हैं? हमारे पसीने के रूप में और एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये विटामिन्स जो हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, इनको हम खाते हैं तो ये यूज तो कर लेते हैं इनके शरीर को, लेकिन ये हमारे शरीर में इनको हम रोक नहीं पाते हैं। तो इसलिए ऐसे विटामिन्स का जो जल में घुलनशील है, इनटेक ऑफ दीज विटामिन्स इज नेसेसरी और वो रेगुलर इनटेक होना चाहिए, यानी कि नित्य प्रतिदिन ये विटामिन्स का हमारे शरीर में लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इस विटामिन का नाम याद करेंगे। ये विटामिन है बच्चों, विटामिन बी कई सारे विटामिन के ग्रुप हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ विटामिन है जिसमें B1, B2, B3, B5, B6 और B12 इतने प्रकार के विटामिन एक साथ किसी ग्रुप में आ जाएं तो उस ग्रुप को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इन अलग अलग विटामिन का हमारे शरीर में अलग अलग रोल है। इन अलग अलग विटामिन का हमारे शरीर में अलग अलग रोल है। विटामिन B1 क्या करता है? विटामिन B1, हम जो भी शुगर लेते हैं उस शुगर को, स्टार्च को और शुगर को एनर्जी के रूप में चेंज करने का काम करता है। वो और क्या करता है? विटामिन B1 हमारे पाचन को दुरुस्त रखता है, हमारी जो हार्ट की मांसपेशियां होती हैं, हार्ट मसल्स होती हैं, उनको मजबूत करने का काम करता है, हमारे शरीर में वृद्धि करने का काम करता है और थकान से भी हमें बचाता है। तो विटामिन B1 का क्या क्या काम हो गया? ये हमें ऊर्जा बनाने में योगदान देता है। ये क्या करता है? ये पाचन में हेल्प करता है। ये क्या करता है? हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है, हमारे शरीर में होने वाली वृद्धि को प्रमोट करता है और हमें थकान से बचाता है। विटामिन B2 ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में इट हेल्प्स इन रिलीजिंग एनर्जी टू बॉडी सेल्स एंड इनेबल्स यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड शुगर्स। यानी कि जिसके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो गई तो वो कितना भी फैट ले, कितना भी प्रोटीन और शुगर वाले खाद्य पदार्थ खाए, लेकिन उसका शरीर इन चीजों से ऊर्जा नहीं बना पाएगा। यानी कि इन चीजों को यूटिलाइज करने के लिए, इन चीजों को उपयोग में लाने के लिए शरीर द्वारा विटामिन B2 का होना जरूरी होता है। इसी तरह से आपके सामने आ गया विटामिन B3। विटामिन B3 क्या क्या काम करता है? विटामिन B3 इट हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड नर्वस सिस्टम। यानी कि हमारा जो स्वस्थ पाचन तंत्र है
जो पाचन नली है उसको स्वस्थ रखने का काम और तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र को ठीक ठाक रखने का काम करता है विटामिन B3। विटामिन B5 क्या करता है? इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू रिलीज एनर्जी। यानी कि आप सभी को ये पता चल गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये दोनों जो हैं ये आपको ऊर्जा देने का काम करते हैं। लेकिन बच्चों केवल कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को खा लेने भर से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं ये जटिल रूप में हम खाते हैं और हमारा शरीर उसको सरल रूप में तोड़ देता है। तो जो ये तोड़ने की प्रोसेस है जिसमें एनर्जी निकलती है, ये तोड़ने की प्रोसेस अगर विटामिन B5 नहीं होगा शरीर में तो ये रिलीज एनर्जी होने वाली जो प्रोसेस है, यानी कि आप कितना भी कार्बोहाइड्रेट और फैट खाएं, अगर आपके पास विटामिन B5 नहीं है तो आप एनर्जी में उसको बदल नहीं पाएगा आपका शरीर। ठीक है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि विटामिन B5 जो होता है ये आपके शरीर में खून बनाने में भी हेल्प करता है। हम बात करेंगे विटामिन B6 की। विटामिन B6 जो है ये क्या है? ये हेल्पफुल होता है अमीनो एसिड्स के पाचन में, यानी कि प्रोटीन के पाचन में कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। ये स्किन डिसऑर्डर से बचाता है, यानी त्वचा संबंधी रोगों से बचाता है। ये जो मंद वृद्धि होती है, कभी कभी रिटार्डेड ग्रोथ होती है, यानी कि किसी की आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चे की जो एज है उस एज के अनुसार उसके शरीर की ग्रोथ नहीं हो पाती। बच्चा है 10 साल का और दिखने में लगता है 4 साल का या 5 साल का। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की ठीक प्रकार से ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो रिटार्डेड ग्रोथ, या हम जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा रिटार्डेड का मतलब आप मंद बुद्धि या मंद वृद्धि कह सकते हैं। ठीक है। उसमें अगर विटामिन B6 की कमी हो तो ये परेशानी हो सकती है। विटामिन B12 ये क्या है? इट प्रमोट्स यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आपके शरीर में आपके द्वारा ली गई फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है उसको यूज करने में विटामिन B12 आपकी सहायता करता है। इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBCs, यानी कि हमें खून बनाने में हेल्प करता है। न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स एनीमिया, और खून की कमी से बाहर आने में ये हमें योगदान देता है। विटामिन C ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन C इट हेल्प्स द बॉडी फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस, यानी विटामिन C एक ऐसा विटामिन है जो आपके शरीर को अलग अलग बहुत सारे रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि कुछ बच्चों को, एक बच्चे ने बोला था कि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होती है खाना खाने से, तो इम्यूनिटी हमारी खाना खाने से स्ट्रांग तभी होती है जब उसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में होते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आपके लिए, जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में विटामिन्स नहीं होते लेकिन हमारे शरीर में वो विटामिन के रूप में बदल जाते हैं। जैसे जो सचमुच में विटामिन नहीं होते लेकिन हमारा शरीर उनको विटामिन के रूप में बदल देता है, उन पदार्थों को हम प्रोविटामिन्स कहते हैं। और प्रोविटामिन्स का एग्जाम्पल है बीटा कैरोटीन, फोलिक एसिड, जो हमारे शरीर में विटामिन A और विटामिन D के रूप में बदल जाता है। यानी कि जैसे जो प्रोसेस आपको मैंने बताई थी कि धूप में यदि हम थोड़ी देर खड़े रहें तो हमारी त्वचा में जो सेल्स मौजूद हैं वो धूप से विटामिन D बना देती हैं हमारे शरीर में प्राकृतिक तौर पे, नेचुरली। तो वो जो फोलिक एसिड है वो विटामिन D में बदल जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो फोलिक एसिड क्या हुआ?
फोलिक एसिड प्रोविटामिन का एक रूप है। अब हम जनरली क्या सोचते हैं बच्चों कि बैक्टीरिया जो शब्द है, बैक्टीरिया शब्द से आप क्या समझते हैं? बैक्टीरिया शब्द सुनते होंगे तो आप सभी छोटे हैं तो आप सबको लगता होगा कि इससे कोई रोग या बीमारी फैल जाती होगी, है ना। लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। बहुत ध्यान से चीजों को केवल सुनते जाएंगे, आपको याद होती जाएंगी। बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों वो दो तरीके के होते हैं, सूक्ष्म जीव, ये दो तरीके के होते हैं। आप क्लास 7th में इसके बारे में पढ़ेंगे भी, क्लास 8th में भी इस पर चैप्टर है। तो बैक्टीरिया दो तरीके के, एक तो अच्छे बैक्टीरिया और दूसरे खराब बैक्टीरिया। तो जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं बच्चों वो प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रोबायोटिक्स, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं। सभी बच्चे अपने घर में दही खाते हैं, जो दूध से जमा करके दही बनाई जाती है। सभी बच्चे अपने घर में दही खाते हैं। तो दही में क्या होता है? बहुत अच्छे अमाउंट में गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मिनरल्स के इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स, लवणों का क्या महत्व है हमारे शरीर में, हम उनके बारे में बात करेंगे। जो हमने गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बारे में बात करी, तो जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं। दे हेल्प अस टू कीप आवर इंटेस्टाइन्स हेल्दी एंड आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स। वो हमारी आंतों को स्वस्थ रखने में हेल्पफुल होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। रेगुलर इनटेक ऑफ योगर्ट एंड बटर मिल्क, यानी कि दही और छाछ रेगुलर अगर हम लेते रहें तो इन गुड बैक्टीरिया की हमारे शरीर में संतुलित मात्रा पहुंचती रहती है। ठीक है, तो अगर आपके लिए एक नई जानकारी हो गई, अगर आपसे कोई पूछे कि दही में क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि दही में हमारे शरीर के लिए जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए आप लस्सी, छाछ और दही को अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल जरूर करना चाहिए हमें। अब हम बात करेंगे बच्चों लवणों के बारे में, मिनरल्स के बारे में। लवणों का महत्व, इसके बारे में हम बात करेंगे, लवणों के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो मिनरल्स क्या हैं? वो भी आपके शरीर के मुख्य पोषक तत्वों में से एक हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है लेकिन इनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, कुछ ये इसेंशियल मिनरल्स हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। कौन कौन से हो गए? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम और फास्फोरस। आप बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, लेकिन बहुत सारे बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो 3-4 याद कर लीजिए। ये जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर एंड वाटर, यानी कि मुख्य पोषक तत्वों में से हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट, इसके सब के बारे में जान लिया कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। अब हम फाइबर और वाटर की क्यों जरूरत है उसके बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, proteins, fats, vitamins and minerals are important nutrients required by our body. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। तो क्या आप सभी को पता है कि हमारे शरीर को इन पोषक तत्वों के अलावा डाइटरी फाइबर्स की और पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स और या जिनको हम रफेज कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं, वो
और पानी, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे मानव शरीर के लिए। अब कैसे रफेज हमारे शरीर में हेल्पफुल होता है, कैसे वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, उसके बारे में हम जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज। अभी आप लोग केवल सुनते जाएंगे, ध्यान से क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे हम। अब जब चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप करेंगे तो ये सारी जो आपको कंफ्यूजन है ये आपकी क्लियर हो जाएगी। कहीं कोई क्वेश्चन अगर किसी बच्चे के मन में आता है बीच में, तो आप हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या आप अपना माइक लेके कनेक्ट हो सकते हैं। अपना हाथ उठाएंगे तो यहाँ से अनम्यूट कर दिया जाएगा और आप माइक लेके मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। रफेज जो होता है, रुक्षांश, वो कैसा होता है, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। रफेज इज इनडाइजेस्टिबल इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में जो फाइबर होते हैं, जो रुक्षांश होते हैं, इनको हम पचा नहीं सकते, लेकिन ये हमारी पाचन क्रिया में हेल्प बहुत करते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, ये हमें कोई पोषक तत्व नहीं देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कुछ कारण हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए हैं। क्या क्या? They help to prevent constipation by increasing the volume of stool in our body. यानी कि ये जो रुक्षांश होते हैं, ये जो रेशे, जिनको हम अगर बिल्कुल साधारण भाषा में समझने के लिए आप कहें तो इनको हम रेशे कहते हैं। ये जो रेशे होते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ में, ये हमारे शरीर में कब्ज से, जैसे पेट में दर्द होने से बचाते हैं। अगर हम सही तरीके से मोशन, जिसको कहते हैं कि सही तरीके से मोशन हो रहा है, सुबह आप सही तरीके से फ्रेश हो पाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है, रेशे हमारे शरीर में उसमें उस प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। यानी कि सुबह सुबह फ्रेश हो जाना भी एक बहुत अच्छी बात है। कब्ज का ना होना, है ना, कब्ज से बचाते हैं ये हमें क्या करते हैं, कब्ज से बचाते हैं, यानी कि बचाते हैं। यानी जिसके शरीर में फाइबर की कमी होती है, रफेज की कमी हो जाती है, उनको ठीक तरीके से सुबह मोशन नहीं होता। Therefore, people who include a lot of dietary fibers in their diet suffer from fewer problems of constipation. जो लोग अपने खाने में बहुत सारे रेशेदार खाद्य पदार्थों को रखते हैं, बहुत सारा सलाद खाते हैं, बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, तो उनको कब्ज की शिकायत नहीं होती है। एक और, ये जो रेशे हैं बच्चों, ये ज्यादातर ऐसी चीजों में पाए जाते हैं जिनमें पानी की भी मात्रा बहुत अच्छी होती है, जैसे खीरा, खरबूजा। तो ये सब क्या है, इसमें पानी भी बहुत सारा है और रेशे भी बहुत सारे हैं। दे हेल्प इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी, ये शरीर में पानी को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होते हैं। और दे हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि ये जो भोजन आपके शरीर में पचता नहीं है, उनको आपके शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये तो हो गया आपके रेशे का महत्व। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी का क्या महत्व है। तो क्या आप सभी जानते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्यों हम पानी के बिना नहीं रह सकते, उसका क्या कारण है। वाटर परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में पानी जो है वो बहुत सारी प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स इन कूलिंग आवर बॉडी, यानी कि ये हमारे शरीर को ठंडा रखता है। पानी शरीर को एक तो ठंडा रखता है, और क्या, ये भोजन के पाचन में मदद करता है। कौन? पानी भोजन के पाचन में
पाचन में महत्वपूर्ण है। और क्या है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्वों के पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए, पोषक तत्वों के पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए, वहन के लिए महत्वपूर्ण है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जो विषैले पदार्थ हैं हमारे शरीर के, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है? हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स important organs and joints from injury, और शरीर में मौजूद जो पानी है वो महत्वपूर्ण अंगों और हमारे शरीर में मौजूद जो जोड़ है उनमें भी चोट लगने से बचाता है। ठीक है, क्या आप सभी को पता है, डिड यू नो दैट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, यानी कि हमारा जो मानव शरीर है उसका 70% भाग पानी से बना हुआ है। मनुष्य का 70% भाग पानी से बना हुआ है। बहुत सारी नई नई जानकारियां आपको मिल रही हैं। और एक और बात, जो शाकाहारी होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो केवल घास फूस खा के जिंदा रहते हैं, वो रफेज को डाइजेस्ट करने में काबिल होते हैं। जैसे आपकी गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सारे रफेज को, रेशों को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इनकी डाइट में क्या क्या चीजें होती हैं? ग्रास, फोरेज, रफेज, फसलें ढेर सारी, स्ट्रॉ, है ना। सोर्सेज ऑफ फूड कंपोनेंट्स। अब देखिए, हमने भोजन के घटकों के बारे में बात करी बच्चों, अब हम उनके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, यानी कि अब हम उनके स्रोतों के बारे में बात करेंगे। आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, सबके बारे में हमने बात कर ली है। और आई थिंक कि आप सभी बच्चों को इन मुख्य पोषक तत्वों के नाम याद हो गए होंगे और इनके क्या क्या फायदे हैं ये याद हो गए होंगे। आपके शरीर में इन पोषक तत्वों का क्या महत्व है वो याद हो गया होगा। तो अब हमको ये जानना है, चैप्टर में क्या लक्ष्य था हमारा? चैप्टर में हमारा लक्ष्य ये था कि हम अपने खाने को अच्छी तरह से जान लें। ठीक है, तो अब हमको क्या जानना है कि जो भी ये मुख्य पोषक तत्व हैं, ये हम कौन कौन सी चीजें खाने से हमारे शरीर में किस किस पोषक तत्व की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ फूड कंपोनेंट्स में वी नो, आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी और रेशे, ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। However, can you tell which food is the source of which nutrient? तो क्या किसी बच्चे को ये पता है कि कौन से भोजन के स्रोत से हमें कौन सा पोषक तत्व मिलता है, उसके बारे में हम जानेंगे। आज हम जान लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है गेहूं की बालियां। ये क्या है? गेहूं। ये क्या है? स्वीट पोटैटो, जिसे हम शकरकंदी भी कहते हैं, शकरकंदी। ठीक है, ये क्या है? आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है वाटरमेलन, यानी कि तरबूज।
तरबूज। तो ये सारे जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें केवल कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी चीजें पाई जा रही है, लेकिन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट भी पाया जा रहा है। ये है मेज यानी कि मकई, पपाया यानी कि पपीता, बाजरा यानी कि एक आकार का मोटा अनाज होता है, गोल गोल इसके दाने होते हैं, ये है बाजरा। उसके बाद बच्चों राइस यानी कि चावल, मैंगो यानी कि फलों का राजा आम, और शुगर केन यानी कि गन्ना। तो सभी बच्चे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत लिखेंगे और इनके नाम आप सभी नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत और उसके बाद इनके नाम आप सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने पोषक तत्वों का जो महत्व है उसके बारे में जान लिया, और अब हम पहुंच गए हैं ऐसे पार्ट में जहां में आपको जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन सा खाना खाने में आपको मिलते हैं उसके बारे में जानना है। आशा करती हूँ कि जो बोर्ड में आपको कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत मैंने लिखवाए उनका नाम आप जरूर नोट कर लेंगे। आपको मैंने डायग्राम के थ्रू समझा भी दिया। अगले सेशन में हम और कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें कौन कौन से खाना खाने की जरूरत होती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पिछले कुछ सेशंस में सभी बच्चों ने क्वेश्चंस पुट किए थे यानी प्रश्न पूछे थे, आशा करती हूँ आप सभी जो भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप हैंड रेज के माध्यम से तुरंत ही माइक पकड़ के क्वेश्चन पूछा करिए, आंसर किया जाएगा और जो भी आपको कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी। ऐसे मिलजुल के पढ़ेंगे और सभी बच्चे बहुत मन लगा के साइंस की सब्जेक्ट को आगे पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।